तलाक के 7 साल बाद आईएएस पत्नी गरीब पति का कर्ज चुकाने आई। सच्चाई जानकर पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रदेश के सूर्यगढ़ जिला के हरिपुर गांव की, जहां उस दोपहर गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। गांव के लोग इकट्ठा होकर एक ही दिशा में देख रहे थे। कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई कुछ बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां गांव में दाखिल हो रही थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे लगता है कोई बड़ा अफसर आया है। कह रहे हैं जिला की कलेक्टर मैडम खुद आई है। कुछ ही पलों में गाड़ियों का काफिला चौपाल के सामने आकर रुक गया। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक तेज नजर वाली महिला। सफेद साड़ी, आंखों में सख्ती और चेहरे पर ऐसा रौब कि सामने खड़े लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ते चले जाएं। वो थी सूर्यगढ़ जिला की कलेक्टर अदिति वर्मा। गांव वाले हैरान थे, हर कोई उसी की तरफ देख रहा था। लेकिन चौपाल के एक कोने में खड़ा एक आदमी बिल्कुल शांत था। फटे कुर्ते में, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर गहरी थकान। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। वो था राघव कुमार, जिसे देखकर शायद ही कोई सोच सकता था कि कभी यही आदमी इस आईएएस अफसर का पति हुआ करता था। हां, 7 साल पहले यही दोनों पति पत्नी थे, लेकिन आज उनके बीच सिर्फ खामोशी थी। अदिति चौपाल के बीच आकर खड़ी हो गई। उसके साथ आए अधिकारी इधर उधर खड़े हो गए। गांव के मुखिया देवकी नंदन सिंह आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते मैडम, हमारे छोटे से गांव में आपका स्वागत है। अदिति ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर अचानक भीड़ में खड़े राघव पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसकी आंखें ठहर गई, जैसे किसी पुराने जख्म की याद अचानक सामने आ गई हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही सख्त भाव लौट आए। उसने नजर हटा ली, जैसे वो उस चेहरे को पहचानती ही न हो। गांव के लोगों को सब याद आ गया। 7 साल पहले इसी चौपाल में एक ऐसा तूफान आया था जिसने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था। 7 साल पहले इसी चौपाल में भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उस दिन माहौल अलग था। गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि हरिपुर गांव की बहू अदिति वर्मा आईएएस बन गई थी। लोग खुशी से झूम रहे थे। किसी ने मिठाई की टोकरी उठाई हुई थी, कोई ढोलक बजा रहा था। हर कोई गर्व से कह रहा था कि उनके गांव की बहू अब जिले की अफसर बन गई है। चौपाल में खड़ा राघव चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी, जैसे किसी किसान की मेहनत की फसल आखिरकार लहला उठी हो। लेकिन उसी भीड़ के बीच खड़ी अदिति के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। खुशी की जगह गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसने तेज आवाज में कहा, राघव, अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। उसकी आवाज सुनते ही चौपाल में खड़े लोग चुप हो गए। राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या मतलब? अदिति का चेहरा कठोर हो गया। उसने सबके सामने कहा, मतलब ये कि अब मैं एक आईएएस अफसर हूं और तुम एक गरीब किसान। उसके ये शब्द चौपाल में गूंज गए। लोगों के चेहरे उतर गए। अदिति ने बिना रुके आगे कहा, तुम्हारे साथ रहकर मेरा दम घुटता है। तुम मेरे लायक ही नहीं हो। यह सुनकर जैसे पूरे चौपाल पर बिजली गिर गई। कुछ औरतों ने दुपट्टा मुंह पर रख लिया। बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव की वही बहू आज अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही है। राघव कुछ पल तक अदिति को देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने आवाज ऊंची नहीं की। उसने धीरे से कहा, अदिति, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में हूं, तो मैं खुद हट जाता हूं। उसके शब्द बहुत शांत थे, लेकिन उनमें एक टूटा हुआ दिल साफ सुनाई दे रहा था। अदिति ने तुरंत अपने बैग से कुछ कागज निकाले और सबके सामने बढ़ा दिए। ये तलाक के पेपर है, साइन कर दो। चौपाल में खड़े लोग हिल गए। गांव के बुजुर्ग देवकी नंदन सिंह तुरंत आगे आए और घबराकर बोले, बिटिया ये क्या कर रही हो?
शादी कोई खिलौना नहीं होती। लेकिन अदिति का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुखिया जी, ये मेरा फैसला है। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। सबकी नजर अब राघव पर थी। कुछ पल तक राघव उन कागजों को देखता रहा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से कलम उठाई और कागजों पर साइन कर दिए। उस पल चौपाल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। राघव ने बस इतना कहा, तुम्हें खुश रहना चाहिए, बस यही चाहता हूं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। अदिति ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गई। सरकारी गाड़ियां धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई और उसी दिन राघव की जिंदगी से उसकी पत्नी हमेशा के लिए चली गई। 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में हरिपुर गांव बहुत कुछ देख चुका था। लोगों की बातें भी बदल चुकी थी। कोई कहता, अरे वो राघव, जिसकी आयस बीवी उसे छोड़ गई थी। कोई कहता, बेचारा अब कर्ज में डूबा हुआ है। सच में राघव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी मां माया देवी अक्सर बीमार रहती थी। खेती कई साल से घाटे में थी। मजबूरी में राघव को साहूकार से कर्ज लेना पड़ा और वो कर्ज धीरे धीरे पहाड़ बन गया। लेकिन राघव ने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। वो सुबह मजदूरी करता, शाम को मां की सेवा करता और रात को चुपचाप आसमान को देखता रहता, जैसे किसी से कोई सवाल पूछ रहा हो। और आज 7 साल बाद वही अदिति वर्मा फिर से हरिपुर गांव में खड़ी थी। चौपाल में खड़े लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। राघव भी उसी भीड़ में खड़ा था। अदिति ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मुझे पता चला है कि राघव पर बहुत कर्ज है। चौपाल में खुसर फुसर शुरू हो गई। अदिति ने आगे कहा, आज मैं उसका सारा कर्ज चुकाने आई हूं। यह सुनकर पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। सबकी नजर अब राघव पर थी। राघव धीरे धीरे आगे आया। उसने पहली बार अदिति की आंखों में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत, बस एक थकी हुई मुस्कान थी। राघव ने शांत आवाज में कहा, मैडम, कर्ज मेरा है, उसे मैं खुद चुका दूंगा। अदिति ने थोड़ी सख्ती से कहा, जिद मत करो राघव, ये सिर्फ एक मदद है। तभी पीछे खड़े देवकी नंदन सिंह की आवाज गूंजी, बिटिया, अगर आज सच्चाई नहीं बताई तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। चौपाल की हवा अचानक भारी हो गई। अदिति ने हैरानी से पूछा, कौन सी सच्चाई? देवकी नंदन सिंह ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, वही सच्चाई जिसे राघव 7 साल से छुपा रहा है। ये सुनते ही चौपाल में खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। सबकी नजर एक साथ राघव की तरफ मुड़ गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे एक गरीब किसान 7 साल से अपने सीने में दबाए बैठा है। हवा में अजीब सा तनाव फैल गया। अदिति भी कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे उलझन में बदलने लगी। उसने देवकी नंदन सिंह की तरफ देखा और कहा, मुखिया जी, साफ साफ बताइए बात क्या है। देवकी नंदन सिंह की आंखों में गहरी थकान थी, जैसे वो ये सच बहुत दिनों से अपने अंदर दबाकर बैठे हों। उन्होंने एक पल के लिए राघव की तरफ देखा। राघव की आंखें झुकी हुई थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे इस बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते थे, उन्हें समझ आ रहा था कि उसके अंदर कितना तूफान चल रहा होगा। देवकी नंदन सिंह ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में उम्र का कंपन था, लेकिन शब्द साफ थे। उन्होंने कहा, बिटिया, हर आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। राघव भी उन्हीं में से एक है। इसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन कभी किसी के सामने रोया नहीं। चौपाल में खड़े लोग अब बिल्कुल खामोश थे। कोई खांस भी नहीं रहा था, जैसे हर कोई उस बूढ़े मुखिया के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा हो।
अदिति का चेहरा भी अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। उसकी आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। देवकी नंदन सिंह ने आगे कहा, तुम लोग आज इसे एक कर्ज में डूबा हुआ गरीब किसान समझते हो, लेकिन इस आदमी ने अपनी जिंदगी में जितना त्याग किया है उतना शायद ही कोई कर पाए। यह सुनकर भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुखिया आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अदिति ने धीरे से पूछा, त्याग? किस बात का त्याग? उसके शब्दों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसमें हल्की सी बेचैनी घुल चुकी थी। देवकी नंदन सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, बिटिया, आदमी की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके कर्म से होती है। राघव के पास आज कुछ भी नहीं बचा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसके पास बहुत कुछ था। यह सुनकर कई लोग चौंक गए, क्योंकि हरिपुर गांव के लोग तो हमेशा से राघव को एक गरीब किसान के रूप में ही जानते थे। चौपाल के किनारे खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हम तो समझते थे राघव हमेशा से गरीब था। देवकी नंदन सिंह ने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया, नहीं, हमेशा से नहीं। अदिति अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। उसकी नजर बार बार राघव पर जा रही थी, लेकिन राघव अभी भी उसी तरह खड़ा था, जैसे इन बातों से उसका कोई लेना देना ही न हो। उसके चेहरे पर वही शांत थकान थी। देवकी नंदन सिंह ने फिर कहना शुरू किया, जब आदमी किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके लिए अपने सपनों से भी बड़ा सपना देखने लगता है। राघव भी कुछ ऐसा ही करता रहा। उनके शब्द धीरे धीरे चौपाल की हवा में फैल रहे थे। गांव के लोग अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साधारण दिखने वाले किसान की जिंदगी में इतना गहरा सच छुपा हो सकता है। देवकी नंदन सिंह ने राघव की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, राघव बेटा, अब चुप रहने से बात और भारी हो जाएगी। कुछ बातें सच के साथ ही हल्की होती है। राघव ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की नमी चमक रही थी, लेकिन उसने उसे छिपाने की कोशिश की। उसने धीमी आवाज में कहा, मुखिया जी, रहने दीजिए, पुरानी बातों से किसी को क्या मिलेगा। उसकी आवाज में थकान थी, जैसे वो ये सब दोबारा जीना नहीं चाहता। लेकिन देवकी नंदन सिंह ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, कभी कभी सच बोलना जरूरी होता है, वरना लोग जिंदगी भर गलत समझते रहते हैं। अदिति अब बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी नजर राघव के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो पहली बार उस आदमी को गौर से देख रही थी जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। राघव का चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे गहरी लकीरें थी और बालों में सफेदी उतर चुकी थी। कुछ पल तक चौपाल में खामोशी छाई रही। हवा भी जैसे धीरे चलने लगी थी। गांव के बच्चे भी चुप होकर अपने बड़ों के पीछे खड़े थे। देवकी नंदन सिंह ने फिर धीरे से कहा, तुम लोग सोचते हो कि राघव पर जो कर्ज है वो इसकी कमजोरी है, लेकिन असल में वो कर्ज इसकी मजबूरी की कहानी है। ये सुनकर अदिति के चेहरे पर हल्की बेचैनी उभरी। उसने तुरंत पूछा, मजबूरी? कैसी मजबूरी? देवकी नंदन सिंह ने जवाब देने से पहले एक बार फिर राघव की तरफ देखा। राघव की आंखें फिर झुक गई थी। उसने कुछ नहीं कहा। चौपाल की मिट्टी पर हल्की हवा से धूल उड़ रही थी। दूर खड़े नीम के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी थी, लेकिन चौपाल में खड़े लोगों के मन में उठती हलचल उस हवा से कहीं ज्यादा तेज थी। देवकी नंदन सिंह कुछ पल तक चुप रहे, जैसे शब्द चुन रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राघव ने जो किया वो कोई मजबूरी में भी नहीं करता, उसने अपने दिल से किया था। अदिति की आंखें अब पूरी तरह उनके चेहरे पर टिक गई थी। चौपाल में खड़े लोगों की सांसें जैसे थम गई थी। देवकी नंदन सिंह ने धीरे से राघव की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बेटा, सच छुपाने से कभी छोटा नहीं होता, लेकिन बोल देने से बोझ जरूर हल्का हो जाता है।
राघव ने एक लंबी सांस ली। उसकी नजर कुछ पल के लिए जमीन पर टिक गई। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़ी अदिति की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी और उसी शांति के साथ वो अदिति की तरफ देखते हुए खड़ा रहा। चौपाल में खड़े लोग सांस रोके इस पल को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस खामोशी के बाद क्या कहा जाएगा। हवा हल्की चल रही थी, लेकिन चौपाल में खड़े लोगों के दिलों में उठ रही हलचल उससे कहीं ज्यादा तेज थी। अदिति पहली बार खुद को असहज महसूस कर रही थी। वो हमेशा फैसले सुनाने की आदी थी, लेकिन आज वो खुद जवाब सुनने के इंतजार में खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, राघव, अगर कोई बात है तो साफ साफ कह दो। उसकी आवाज में अब आदेश नहीं था, बल्कि बेचैनी थी। राघव ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर उसने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर वही थकी हुई शांति थी, जैसे वो अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर खड़ा हो। उसने धीमे स्वर में कहा, कुछ बातें बोल देने से हल्की नहीं होती, कभी कभी और भारी हो जाती है। चौपाल में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। देवकी नंदन सिंह ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, सच जितना देर से सामने आता है उतना ही ज्यादा दर्द देता है। अब बात छुपाने का कोई मतलब नहीं। राघव कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ आ जा रहे थे, जैसे वह किसी पुराने समय को अपने अंदर फिर से देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, मुखिया जी, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो फैसले मजबूरी से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। ये सुनकर चौपाल में खड़े लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राघव किस बात की ओर इशारा कर रहा है। अदिति अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। उसकी नजर राघव के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर राघव ने धीरे से कहा, जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके सपने अपने सपनों से बड़े लगने लगते हैं। अदिति की भौहें हल्की सिकुड़ गई, जैसे वो इन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। चौपाल में खड़े कई लोग अब एकदम शांत थे। किसी को लग रहा था कि इस कहानी में कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। देवकी नंदन सिंह ने धीमे स्वर में कहा, राघव बेटा, आज अगर तू नहीं बोलेगा तो लोग जिंदगी भर तुझे गलत समझते रहेंगे। राघव ने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसमें कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, लोग क्या समझते हैं उससे मेरी जिंदगी नहीं बदलती मुखिया जी। अदिति ने पहली बार थोड़ा आगे बढ़कर कहा, लेकिन सच जानना जरूरी है। उसकी आवाज में अब कठोरता नहीं थी, उसमें एक अजीब सी घबराहट थी। राघव ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, सच कभी कभी बहुत साधारण होता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। चौपाल के ऊपर से एक तेज हवा का झोंका गुजरा। नीम के पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगी, लेकिन वहां खड़े लोगों की आंखें अब भी राघव पर ही टिकी हुई थी। राघव ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी में कभी कभी इंसान अपने हिस्से की खुशियां छोड़ देता है ताकि किसी और का सपना टूटने से बच जाए। यह सुनकर अदिति के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी। उसे लग रहा था जैसे इन शब्दों में कहीं उसका नाम छुपा हुआ है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। देवकी नंदन सिंह ने धीरे से कहा, राघव, अब आधी बात कहकर मत रुक। राघव ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब सीधे अदिति की आंखों में टिक गई। चौपाल में खड़े लोगों को महसूस हो रहा था कि अब जो शब्द निकलेंगे वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि 7 साल से दबा हुआ सच होगा। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राघव ने शांत आवाज में कहा, कभी कभी इंसान अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि किसी और का सपना अधूरा न रह जाए। अदिति की आंखों में अचानक एक अनजाना डर उतर आया, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि यह बात कहीं उससे जुड़ी हुई है।
चौपाल में खड़े लोग अब बिल्कुल स्थिर हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। राघव ने धीरे से कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी अपनी जिंदगी भर अपने सीने में छुपाकर रखता है, क्योंकि वह चाहता है कि उस सच से किसी की खुशी पर असर न पड़े। देवकी नंदन सिंह ने धीरे से पूछा, और तूने भी वही किया? राघव ने बिना कुछ बोले बस हल्का सा सिर झुका दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, और उसी नमी के साथ वो चुपचाप अदिति की तरफ देखता रहा। चौपाल में खड़े लोगों को लग रहा था जैसे समय थम गया हो। कोई बोल नहीं रहा था। हर किसी की नजर उसी आदमी पर टिक गई थी जिसने 7 साल तक अपने सीने में कुछ छुपा कर रखा था। राघव ने धीरे से सांस ली और शांत आवाज में कहा, कभी कभी इंसान अपने हिस्से की सारी खुशियां छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि किसी और का सपना टूटने से बच जाए। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें छिपा दर्द पूरे चौपाल में फैल गया। अदिति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि राघव की बातों का रिश्ता कहीं न कहीं उसी से है। उसने धीरे से पूछा, राघव, साफ साफ कहो। राघव ने कुछ पल तक जमीन की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, जब तुम आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी, उस समय तुम्हारी कोचिंग, किताबें और शहर में रहने का खर्च बहुत बड़ा था। उस वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं था। चौपाल में खड़े लोग ध्यान से सुन रहे थे। राघव ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें कभी पता नहीं चला, लेकिन उस समय मैंने अपनी 2 बीघा जमीन बेच दी थी। ये सुनते ही चौपाल में खड़े लोगों के मुंह से एक साथ सांस निकल गई। कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को सब गरीब समझते थे, उसने अपनी पूरी जमीन सिर्फ इसलिए बेच दी थी ताकि उसकी पत्नी अपना सपना पूरा कर सके। अदिति के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गई। वो कुछ पल तक राघव को देखती रह गई। राघव ने धीरे से कहा, मैंने सोचा अगर तुम्हारा सपना पूरा हो गया तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी, इसलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। चौपाल में खड़ी कुछ औरतों की आंखों से आंसू गिरने लगे। देवकी नंदन सिंह की आंखें भी भर आई। राघव ने आगे कहा, जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तब मुझे लगा शायद सच में मैं तुम्हारे रास्ते में हूं, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे कागजों पर साइन कर दिए। अदिति की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। 7 साल का अहंकार उसी पल टूट गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, राघव, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। पूरा चौपाल खामोश था। अदिति ने रोते हुए कहा, जिस आदमी ने मेरे सपनों के लिए अपनी जमीन बेच दी, मैं उसी को बोझ समझती रही। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सपने पूरे होने चाहिए, बस यही जरूरी था। कुछ महीनों बाद हरिपुर गांव में, जिस जगह कभी अहंकार और दर्द ने 2 जिंदगियों को अलग कर दिया था, उसी जगह पूरे गांव के सामने अदिति और राघव फिर से आमने सामने खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उनके बीच दूरी नहीं थी। अदिति की आंखों में पछतावा और सच्चाई थी, और राघव के चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो हमेशा से उसकी पहचान रही थी। पूरे गांव के लोगों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पल चौपाल तालियों और आशीर्वाद से गूंज उठा। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि सच्चा प्यार समय की हर परीक्षा पार कर सकता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 2 साल बाद उनके घर खुशियों की एक नई किरण आई। उनके आंगन में एक प्यारे से बेटे की किलकारी गूंजी। छोटा सा बच्चा जब पहली बार राघव की गोद में मुस्कुराया तो उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो कई साल पहले कहीं खो गई थी। इसीलिए कहते हैं, अगर दिल साफ हो और प्यार सच्चा हो तो देर से ही सही खुशियां जरूर लौटती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या पद से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है,
लेकिन सच्चा प्यार टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ सकता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप अदिति की जगह होते और 7 साल बाद ये सच जानते, तो क्या आप भी इतनी हिम्मत करके अपनी गलती मान पाते? और अगर आप राघव की जगह होते, तो क्या किसी के सपने के लिए अपनी पूरी जमीन चुपचाप कुर्बान कर देते? आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे बड़ा इंसान कौन है, राघव या अदिति? और क्या अदिति की गलती माफ की जा सकती है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।